नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube शून्य किराने की दुकान है, साथ ही हमारी खेती भी है। मेरे पिताजी खेतों में काम करते हैं और मेरी माँ दुकान पर बैठती है। इस तरह से मेरे माता पिता दुकान और खेती संभाल कर अपना घर चला रहे थे। लेकिन जब मैं 5वीं कक्षा में थी तो अभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तब मेरी माँ व्यथित हो गई थी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते थे। मेरी माँ थोड़ी मोटी और सांबली रंग की थी। वह उम्र में करीब 38 साल, क्योंकि वह मोटी थी। जब चलती तो भारी दिखती थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं और मेरी माँ ही घर में रह रहे थे। चूंकि मैं छोटी थी, मेरी और दुकान की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। मेरी देखभाल करती थी और साथ ही दुकान भी चलाती थी। इस वजह से माँ को हमारी खेती पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। इसलिए माँ ने हमारी खेती एक व्यक्ति को बट्टे पर दे दी थी। मेरे पिता के स्वर्गवास बाद माँ के पास मेरे लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि या तो वह अधिकतर समय दुकान में होती थी या जब उसे समय मिलता तो वह घर का काम करती थी। इस कारण मैं अपना ज्यादातर समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने लगी थी। लेकिन मेरी सहेलियां गांव की रागिनी ताई और मंगला दीदी जैसी बुरी औरतों के संगत में पड़ चुकी थी। इस वजह से मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उन बुरी औरतों की संगत में पड़ गई थी। इसका असर यह हुआ कि वह रागिनी ताई और मंगला दीदी हमें किताबें कहानियां पढ़ने के लिए देती थी। इतना ही नहीं, वह रागिनी ताई और मंगला दीदी गांव के लड़कों के साथ हमारे सामने रहती थी। यहाँ तक कि अगर गांव की कोई महिला या लड़की किसी के साथ कुछ कर रही होती तो वे हमें चुपचाप उसकी सारी जानकारी दे देती थी। इस सब की वजह से मुझे और मेरी सहेलियों को कम उम्र में ही इन सब बातों की पूरी जानकारी हो गई थी। लेकिन चूंकि मैं और मेरी सहेलियां छोटी थी, हमें कभी भी ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। मेरे पिता के निधन के करीब 2 महीने बाद प्रिंस नाम का एक लड़का हमारे दुकान में काम करने आने लगा था। प्रिंस लगभग 30 साल का। हमारे घर के पीछे ही प्रिंस का घर था। रामू चाचा का बेटा था। रामू चाचा किसी बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए थे और प्रिंस की माँ भी बीमार थी, इसलिए वह बाहर कोई काम नहीं कर पाती थी। इस कारण प्रिंस के घर की हालत बहुत खराब थी। उसने 8वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और हमारे गाँव के मोहन और सीताराम अंकल की गाय भैंसों को रोज संभालता था। बदले में वे उसे रोज चावल और ज्वार देते थे और उसके घर में सब्जी के लिए उसे बैंगन, आलू, टमाटर जैसी कोई सब्जी दे देते थे। इसी तरह से उसका घर चलता था। प्रिंस बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन प्रिंस का गांव में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसे किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं था। वह हमेशा मोहन और सीताराम अंकल के काम ही करता रहता था। मोहन और सीताराम अंकल का रोज का इतना काम करने के बावजूद कई बार वे उसे कुछ भी नहीं देते थे। ऐसे में उसे और उसके परिवार को भूखा ही रहना पड़ता था। इसीलिए मेरे पिता की मृत्यु के बाद प्रिंस ने मोहन और सीताराम अंकल का काम छोड़ दिया, हमारे दुकान पर काम करने लगा। मेरी माँ उसे अच्छी तनख्वाह देती थी ताकि वह घर का खर्च और अपने माता पिता के इलाज का खर्च उठा सके। माँ सुबह मेरा सारा काम निपटा कर मुझे स्कूल भेजती थी और उधर सुबह 8 बजे प्रिंस हमारे घर आता था। तब वे दोनों मिलकर दुकान खोलते थे। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक माँ और प्रिंस दुकान में होते थे। उसके बाद वे दोनों दुकान बंद करके खाना खाते थे। प्रिंस अपने घर खाना खाने जाता था और माँ हमारे घर में दोपहर दुकान ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसलिए रोज दोपहर के बाद हमारी दुकान बंद ही रहती थी। जब दोपहर के बाद दुकान बंद रहती थी तो माँ घर के सारे काम किया करती थी। शाम के लगभग 4 बजे माँ और प्रिंस फिर से दुकान खोलते थे। जब मैं शाम को करीब 4:30 बजे स्कूल से घर आती थी तो माँ प्रिंस को दुकान पर छोड़कर घर आती थी। फिर मुझे चाय बिस्किट देती और वापस दुकान में चली जाती। रात 8 बजे के करीब माँ और प्रिंस दुकान बंद करते थे। तब माँ घर में आती और हमारे लिए खाना बनाती थी। फिर हम दोनों खाना खाते थे, जबकि प्रिंस अपने घर जाकर खाना बनाता था और खाता। जब से प्रिंस हमारे दुकान पर काम करने लगा था, वह रोज रात को हमारे घर में सोने आता था। अगर प्रिंस को दोपहर में सोना होता तब भी वह हमारे घर में ही सोता, क्योंकि उसका बहुत छोटा था। प्रिंस और मैं मेरे कमरे में ही सोते थे और माँ अपने कमरे में सोती थी।
जब प्रिंस मोहन और सीताराम के यहाँ काम करता था तब वह उनकी गाय भैंस के तबेले में ही सोता था। जब भी दुकान के लिए सामान लाना होता माँ और प्रिंस दुकान बंद करके पंजाब सिटी जाते थे। कुल मिलाकर प्रिंस हमारे यहाँ काम करने और सोने ही आता था। जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मेरे नाना बीमार पड़ गए थे और फिर उनकी इलाज कराया गया, लेकिन वे गुजर गए। मेरी माँ के पिता थे। मेरे नाना नानी की इकलौती संतान मेरी माँ ही थी, इसलिए नाना की मृत्यु के बाद नानी अपने गांव में अकेली रहने लगी थी। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तब माँ ने मुझसे कहा, काजल मैं तुम्हारी नानी को हमारे यहाँ रहने के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे नाना के जाने बाद अब नानी अकेली रह गई है। अगर नानी यहाँ आ जाएंगी तो मुझे दुकान पर ध्यान देने में आसानी होगी और नानी तुम्हारी और घर की देखभाल कर लेंगी। इससे तुम भी अपनी सहेलियों के साथ बाहर ज्यादा समय बिताने के बजाय घर में रहोगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नानी यहाँ आएंगी तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और उन्हें तुम्हारे नाना की याद नहीं आएगी। तब मैंने कहा, अच्छा हुआ माँ, अगर नानी यहाँ रहेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अगले ही दिन मेरी नानी हमारे घर रहने आ गई। मेरी नानी 60 साल की थी भी थोड़ी मोटी और सांबली रंग की थी। वह सर्दियों के दिन थे, इसलिए माँ और प्रिंस रात में दुकान थोड़ी जल्दी बंद करके घर आ जाते। अब घर में नानी के होने से काम और खाना बनाने का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया था, जिससे माँ को अब ज्यादा थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब भी माँ को दोपहर या रात में समय मिलता तो वह नानी की घर के काम में मदद करती थी। सर्दियों के दिन थे, फिर भी माँ और नानी दोनों साड़ी में ही रहती थी। चाहे कितनी भी ठंड हो वे कभी स्वेटर नहीं पहनती थी। नानी माँ के कमरे में ही सोती थी। रात को वे दोनों ऐसे सो जाती थी। पहले से ही प्रिंस हमेशा जमीन पर ही सोता था और मैं हमेशा बिस्तर पर सोती थी। उस दिन शनिवार था, सुबह के 6 बज रहे थे। अचानक मैं नींद से जाग गई। तब मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी नानी मेरे कमरे में आई हुई थी। उनके हाथ झाड़ू था। वह हर रोज की तरह उठकर सफाई करने के लिए मेरे कमरे में आती थी। जब नानी यहाँ नहीं रहती थी तो माँ ही रोज सुबह हम दोनों को उठाकर मेरे कमरे की सफाई करती थी। लेकिन अब रोज नानी मेरे कमरे में आकर हमें दोनों को नींद से उठाती थी और कमरे में झाड़ू लगाती थी। लेकिन उस समय वह हर चीज को एक अलग ही नजर से टकटकी लगाए देखती थी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे समझ आया कि नानी कमरे के हर तरफ देख रही थी। नानी को यह पता नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि वह देखने में इतनी मग्न थी जैसे वह उसमें खो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नानी इस तरह पागलों की क्यों देख रही है। कुछ समय तक उसे देखने के बाद नानी मेरे कमरे से बाहर चली गई। तभी मैं बहुत हंस पड़ी। फिर मैं उठी और प्रिंस को उठाई। वह अंगड़ाई लेते हुए उठा और तब उसे एहसास हुआ और वह अपने घर चला गया। मैं भी पूरी तरह से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए किचन में गई। हम तीनों नाश्ता कर रहे थे, तभी प्रिंस घर में आ गया। फिर मेरी माँ ने उसे नाश्ता दिया। अब वह भी हमारे साथ किचन में बैठकर नाश्ता करने लगा था। उस वक्त खासकर नानी को ही देख रही थी। प्रिंस का किसी पर ध्यान नहीं था, वह बस अपना नाश्ता कर रहा। लेकिन उस समय मेरी नानी बार बार उसे देख रही थी। नाश्ता खत्म करने के बाद माँ और प्रिंस दुकान खोलने चले गए। मैं किचन में नानी के साथ ही थी। मैं उसे देख रही, उसका किसी चीज में ध्यान नहीं था, उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। अब नानी बार बार खिड़की के पास जाकर प्रिंस को दुकान पर काम करते हुए देख रही थी। मुझे पता था कि दादी बार बार खिड़की के पास जाकर प्रिंस को क्यों देख रही है, क्योंकि पहले से ही मैंने इस पर नजर रखी थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वह उसे किसी तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश जरूर करेगी। दोपहर के 12 बज रहे थे जब प्रिंस हमारे घर में आया और आराम करने के लिए हमारे कमरे की ओर जाने लगा। तभी नानी ने उसे रोका और वह उसके साथ कमरे में गई, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया। नानी ने दरवाजा खुला ही रखा। वह कमरे में अपना काम करके भी 10 मिनट तक वहीं बैठी रही। तभी अचानक माँ ने प्रिंस को दुकान से पुकारा। तब वे दोनों अचानक होश में आ गए। फिर नानी उठ खड़ी हुई और प्रिंस की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। फिर प्रिंस दुकान में चला गया, क्योंकि त्योहार का समय था तो दुकान पूरे
दिन चलाना था। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद जब वह दुकान से बाहर आया और पानी पीने के लिए किचन में चला गया, उस समय नानी किचन खाना बना रही थी। मैं भी किचन में ही बैठी थी। प्रिंस के किचन में आते ही नानी उसे देखने लगी और वह भी नानी को ही देख रहा था। फिर प्रिंस ने दादी से पानी मांगा तो उसने तांबे के मिट्टी लोटे में पानी भरकर उसे दिया। वह पानी पीते हुए नानी को ही देख रहा था। जब उसका पानी पीना खत्म हो गया तो नानी लौटाने उसके पास गई। आज दुकान में काम में मन नहीं लग रहा है दोस्तों, क्या? लौटा लेते हुए नानी हंसकर बोली। हाँ, आज दुकान में ध्यान नहीं लग रहा, प्रिंस हंसते हुए बोला। प्रिंस के इतना कहते ही नानी भी हंसने लगी। फिर प्रिंस हंसते हंसते दुकान में चला गया। अब प्रिंस थोड़ी थोड़ी देर में किसी ना बहाने से घर में आता जाता रहा। फिर वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते। रात को हमेशा की तरह माँ और प्रिंस ने हमारा दुकान बंद किया। फिर प्रिंस अपने घर खाना खाने चला गया और माँ घर में आ गई। जब प्रिंस खाना खाकर हमारे घर आया तो नानी भी किचन से बाहर आई। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय मेरी माँ अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर लगा रही थी। अब प्रिंस नानी की तरफ देखते हुए अपने कमरे ओर बढ़ने लगा था, तभी नानी ने उसे रोक लिया और वह उसके साथ ही कमरे में चली गई। फिर वह उसी तरह बैठ गई जैसे सुबह वह उसके सामने बैठी थी। जब नानी का काम हो गया तभी मेरी माँ ने अपने कमरे में बिस्तर बिछाने के बाद नानी को सोने के लिए बुलाने लगी। तभी नानी अचानक उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर आ गई। फिर प्रिंस बाथरूम में चला गया। फिर मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटी और सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं और मेरी माँ सो जाएंगे तब कुछ ना जरूर होगा। प्रिंस बाथरूम से बाहर आकर मेरे कमरे में आया और अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, वह जाग ही रहा था। रात के ठीक 11 बज रहे थे। तभी मुझे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो मैं उठकर बैठ गई और प्रिंस की तरफ देखी। जैसे ही प्रिंस ने मुझे देखा उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब मुझे हंसी आने लगी, पर मैंने अपनी हंसी को मुश्किल से काबू किया। फिर मैं बाथरूम गई और वहाँ से वापस आने के बाद सोची क्यों ना माँ के कमरे में जाकर देखूं कि नानी अभी जाग रही है या नहीं। फिर मैं धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए माँ के कमरे के पास पहुंची। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर कमरे में झांकने लगी। मेरी माँ धीरे धीरे कुछ कर रही थी। अब मेरा ध्यान नानी की तरफ गया। आंखें बंद थी, जिससे मुझे समझ नहीं आया कि वह सच में सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और जैसे ही प्रिंस ने मुझे देखा उसने फिर से जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मैं अपनी जगह पर लेट गई और फिर से सोने का नाटक करने लगी। अब रात के करीब 11:30 बज चुके थे। तब धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं भी उठी और बिना कोई आवाज किए उसके पीछे चलने लगी। फिर वह मेरी माँ के कमरे में चला गया। मैं भी दरवाजे के पास जाकर छुप गई और कमरे में झांकने लगी। तब नानी मेरी माँ की तरफ मुंह करके सो रही थी। नानी की पीठ प्रिंस तरफ थी और चेहरा माँ की तरफ। प्रिंस के आने पर नानी बोली, आखिर तुम आ ही गए। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगा, पर मुझे पता है तुम और मेरी बेटी। मुझे अब तक तुम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इतना ही, तुम्हारे बारे में कभी किसी को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम दोनों बहुत संभल कर चलते हो। तब प्रिंस ने एक लंबी सांस ली और फिर कहने लगा, नानी अभी लगभग 6 महीने हुए हैं। प्रिंस की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नानी ने माँ की तरफ मुंह किया। माँ सो रही थी। तब नानी ने माँ से कहा, मुझे पता है कि तुम जागी हुई हो और अभी तक हमारी सारी बातें सुन चुकी हो। तब मेरी माँ नानी से बोली, मैं सोई हुई नहीं थी, मैं अभी सोने का नाटक कर रही थी। इतना सुनते ही नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। नानी की आंखों से आंसू बहते देख मेरी माँ ने अपनी आंखें खोल दी। वह जानती थी कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। फिर माँ ने धीरे धीरे उठते हुए नानी की तरफ देखा और कहा, मैं यह सब खत्म करना चाहती हूँ। यह रिश्ता अब और नहीं चल सकता। नानी जो अब तक चुप थी अचानक बोली, तुम्हें
पता है कि तुम्हारा फैसला कितना मुश्किल है। प्रिंस ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब इस उम्र में। तभी माँ ने नानी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, माँ जो हम कर रहे हैं वह गलत है। हम समाज और अपने परिवार से धोखा कर रहे थे। अब मैं इस झूठ में नहीं जी सकती। प्रिंस जो चुपचाप खड़ा था उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा सब कुछ किया है, लेकिन अगर अब तुम चाहती हो कि यह सब खत्म हो जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर माँ और प्रिंस के इस बातचीत ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। यह रिश्ता एक गलत फहमी और लालच का परिणाम था जो अब टूटने की कगार पर था। फिर नानी ने माँ की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम यह निर्णय ले चुकी हो तो इसे सही ढंग से खत्म करो। कल तुम दोनों अलग अलग रास्तों पर चलो। फिर अगले दिन प्रिंस ने हमारे घर से अपना सारा सामान उठाया और हमेशा के लिए चला गया। माँ ने भी अपने भीतर की गिल्टी से छुटकारा पाने का प्रयास किया। अब घर में फिर से शांति थी, पर वह शांति दर्द और पछतावे से भरी थी। कुछ दिनों के बाद घर में सब कुछ सामान्य सा लगने लगा, लेकिन माँ और मैं दोनों ही अपने दिल में एक खालीपन महसूस कर रहे थे। का जाना हमारे जीवन से एक महत्वपूर्ण हिस्सा निकाल देने जैसा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसे याद कर या उस रिश्ते की गंदगी को जिसने हमारी जिंदगी में इतनी हलचल मचाई थी। माँ ने अपनी सारी ऊर्जा दुकान में लगाने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत से न केवल दुकान को आगे बढ़ाया बल्कि अपनी खुद की पहचान भी बनाई। वह पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई थी। मैं भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी ताकि अपने भविष्य को बेहतर बना सकूं। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी, मैंने देखा कि प्रिंस दुकान के बाहर खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुझसे कहा, मैंने सोचा था कि तुम शायद मुझसे बात करोगी। मैंने उसे जवाब दिया, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है प्रिंस, लेकिन हमें जो हुआ उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्रिंस ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि मैंने अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश है। मैंने एक नई नौकरी शुरू की है और अब मैं अपनी माँ का ध्यान रखने में सक्षम हूँ। हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे समय ने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। हम एक दूसरे के लिए अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करने लगे। माँ ने नानी के साथ मिलकर हमारी दुकान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया और मैं अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करने लगी। हमारी जिंदगी में नई खुशियां आने लगी और हम समझ गए कि कभी कभी रिश्ते खत्म होने के बाद भी सच्ची दोस्ती कायम रह सकती है। अंततः हमारे अनुभवों ने हमें और मजबूत बना दिया। जीवन ने हमें सिखाया कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाता है। हम फिर से खुश रहने लगे और हमारे जीवन में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ की एक नई परिभाषा स्थापित हुई। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।